नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले 10% आरक्षण को बताया अपनी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिसर्च सेंटर राष्ट्र को किया समर्पित। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए सूचनाओं की रुकावटें दूर करना जरूरी। नेचुरल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर सारा के उद्घाटन पर बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। मातृभाषाओं में सूचनाएं और ज्ञान मुहैया कराने पर दिया जोर। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम और उसके 3 साथियों को उम्र कैद। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई सजा। 2 महिलाओं के यौन शोषण मामले में पहले से ही 20 साल की काट रहा है सजा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आईएसआईएस के प्रेरित समूह के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में कार्रवाई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर 26 दिसंबर को जांच एजेंसी ने आतंकी मॉड्यूल का किया था भांडाफोड़। और रक्षा के क्षेत्र में देश को बड़ी कामयाबी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से तैयार पहले हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर ने हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल का किया सफल परीक्षण। चलते फिरते लक्ष्य पर सटीक वार करने में माहिर है हेलीकॉप्टर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे। इससे पहले उन्होंने गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। साथ ही साबरमती नदी के तट पर प्रधानमंत्री ने एक शॉपिंग मेले का भी उद्घाटन किया। गुजरात दौरे पर गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी मुआयना भी किया और इस ट्रेड शो के बारे में जानकारी ली। इस प्रदर्शनी में भविष्य के भारत की झलक पेश की गई है। इसमें इनोवेशन, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने समेत कई सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। इस ट्रेड शो में करीब 1200 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। शाम को साबरमती नदी के तट पर प्रधानमंत्री ने एक शॉपिंग मेले का भी उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया। 4 वर्ष पहले जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142वें नंबर पर थे, आज 77वीं रैंक पर हम पहुंच चुके हैं। यानी 65 रैंक का रिकॉर्ड जंप, बदलाव। बिजली पानी का कनेक्शन हो, पर्यावरण की क्लियरेंस हो, कंस्ट्रक्शन परमिट हो, ट्रांसपोर्टेशन के नियम हो, करीब करीब हर व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत आसान हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी यानी कि कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस समिट की थीम शेपिंग ऑफ न्यू इंडिया रखी गई है। गुजरात के गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 30,000 लोगों और 26,000 औद्योगिक इकाइयों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, माल्टा, उज्बेकिस्तान और रवांडा के हेड ऑफ स्टेट शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जापान सहित 15 देश इस आयोजन में साझेदार देश के रूप में शिरकत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पीएम मोदी ने आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर वो रहेंगे। अहमदाबाद में उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से लैस सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च संस्थान का उद्घाटन किया।
इस अस्पताल में ढेर सारी हाईटेक सहूलियतें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की सुविधा उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबूत है और इसे इसी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने अहमदाबाद में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस 1500 बिस्तरों वाले नवनिर्मित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। और मैं समझता हूं वर्ल्ड क्लास अस्पताल के मुकाबले का अस्पताल, यहाँ के कमरे हो, बेड हो या फिर यह पूरा कैंपस, आधुनिकता और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 1500 बेड की सुविधा वाला यह अस्पताल अहमदाबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत उच्च स्तर पर ले जाने वाला है। ये यहां का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां अपना हेलीपैड है, एयर एम्बुलेंस को उतारने की सुविधा है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को विश्व स्तरीय मेडिकल उपकरणों के साथ साथ तमाम जरूरी अनुभव सीधे मुहैया हो सकेंगे। ये अस्पताल अपने आप में कई खासियत लिए हुए है। 7 फ्लोर वाले इस अस्पताल में कुल 1500 बेड हैं। कुल 1500 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में 1300 बेड जनरल वार्ड के हैं। यही नहीं, 200 बेड एग्जीक्यूटिव क्लास में भी बनाए गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम समेत स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए जा रहे फैसलों को अहम करार दिया। कि सरदार साहब को समर्पित इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत गरीब का मुफ्त में इलाज होगा। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने बहुत ही कम समय में गरीब से गरीब के भीतर स्वास्थ्य के संबंध में सुरक्षा का भाव जगाया। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च संस्थान में मरीजों को मेडिकल रिकॉर्ड नंबर कार्ड दिया जाएगा, जिसमें मरीज का पूरा मेडिकल ब्यौरा दर्ज होगा। यह अस्पताल पूरी तरह से डिजिटल है, जहां पर मरीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पर्चे की ज़रूरत नहीं होगी। अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाओं सहित कुल 32 ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसके साथ ही अस्पताल में 139 बेड आईसीयू में मुहैया कराए गए हैं। इस अस्पताल की एक और ख़ास बात है कि इसके भवन के टॉप पर हेलीपैड की सुविधा है, जिससे एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी यहां आसानी से मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए सीधा रुख करेंगे अपनी संवाददाता कृति मिश्रा का, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, कल प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जिसकी थीम है शेपिंग ऑफ न्यू इंडिया। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना खास है यह आयोजन और क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें। जी अमृता, देखिए अभी हम अहमदाबाद पहुंचे हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शहर को नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। एयरपोर्ट पे ही जितने डेलीगेट्स आ रहे हैं, जितने इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है। जगह जगह गुजराती लोकगीत चल रहे हैं और साथ ही लोक नृत्य लोगों को दिखाया जा रहा है। उनका स्वागत भी जो हो रहा है वो गुजराती व्यंजनों से हो रहा है। इसके बाद सड़कों पे जो मैं कह सकती हूँ कि सफाई जिस तरह की है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का बनाया गया है, जिस तरह से साइनेज बनाया गया है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो पूरी तरह से सारे इंतजाम जो हैं पुख्ता किए गए हैं। कल वाइब्रेंट समिट का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक्सपेक्टेड ये है कि 30,000 डेलीगेट्स इसमें भाग लेंगे। 26,000 छोटी बड़ी कंपनियां होंगी। कई बड़ी हस्तियां उद्योग जगत की, जैसे कि मुकेश अंबानी, उदय कोटक, गौतम अदानी, पंकज पटेल, एक्सपेक्टेड है कि ये सभी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। 2000 जो इसके पहले की वाइब्रेंट समिट हुई थी उसमें एमओयू तकरीबन 25,000 साइन किए गए थे। इस बार राज्य सरकार को उम्मीद है कि 30,000 से ज़्यादा एमओयू साइन किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, और खास जो ध्यान दिया गया है वो एमएसएमई सेक्टर पर दिया गया है। एक और बड़ा आकर्षण लोगों में अभी ये बना हुआ है कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नीदरलैंड्स इस बार फ्लाइंग कार यहाँ पर शोकेस करेगा।
और भी कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो भारतीय कंपनियों की हों, विदेशी कंपनियों के हों। इसके साथ ही साथ कई B2B होंगे, बायलैटरल होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे और उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें कई सारे डिस्कशन होंगे। और जैसा कि आपने कहा, थीम है न्यू इंडिया, शेपिंग अ न्यू इंडिया, और न्यू इंडिया के थीम से ही पूरे अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर के पूरे रास्ते को सजाया गया है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि ये जो पूरा समारोह हो वो भव्य हो, वो यादगार हो, ताकि इससे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े और साथ ही साथ रोजगार के नए आयाम खुले। अमृता। बिल्कुल कृति, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और आइए इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रयागराज में 2 दिवसीय गांधीवाद पुनरुत्थान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा जोर स्वच्छता पर था। राष्ट्रपति ने कहा कि कुंभ आस्था का चुंबक है जो दुनिया भर से लोगों को खींच लाता है, जो सचमुच में पूरे विश्व के लिए एक अनूठा आयोजन है और आकर्षण का केंद्र है। ये जो 150वीं जयंती वर्ष है उसमें बापू का जो एक सपना और महान कार्य है उसको आगे बढ़ाने का आज हमारा समय आ गया है कि हम इसका संकल्प लें और इसको आगे हम अनवरत इसके हम स्वच्छताग्राही बन करके इस मिशन को आगे हम चलाते रहेंगे। और इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में कुंभ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने मेले में आए हुए साधु संतों से मुलाकात की और महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कृषि को बेहतर, टिकाऊ और फायदेमंद बनाने के लिए नीति के जरिए कृषि में संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। हैदराबाद में एग्रीविजन 2019 कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी कृषि क्षेत्र की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए दीर्घकालिक ढांचागत कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को हैदराबाद में एग्री विजन 2019 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों का फसल कर्ज माफ करना इस क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। कृषि क्षेत्र की नई चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना लागू करने की जरूरत है। How to think in terms of long term connectivity, electricity, road, water, storage, godown, refrigerator system, refrigerator vans, good market system, timely credit. These are the challenges on one side. And then go for new varieties where you can increase production. And then which requires less water. You need to develop such varieties.
उपराष्ट्रपति ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने पर जोर देते हुए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी की व्यापक संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2017-18 में 306.82 मिलियन टन फल और सब्जी उत्पादन के साथ दुनिया के एक अग्रणी बागवानी देश के रूप में उभरा है। That is also an important thing to vast majority of Indians, including farmers. Indian food industry is poised to make a rapid stride by increasing its contribution to world food trade, particularly in the food processing industry. In view of the huge potential for food processing sector, plays a critical role in improving agrarian economy, raising farm incomes, reducing wastages, ensuring value addition, promoting crop diversification, generating employment opportunities, as well as export earnings. This sector need to be focused more. उपराष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र को संसाधनों के आवंटन में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ावा देने से गरीबी से निपटने और बेहतर जीवन मुहैया कराने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने किसानों से कृषि में निवेश, सिंचाई सुविधाएं, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और नई तकनीक को अपनाने की जरूरत बताई। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत जैसे बहुभाषी और विविधता वाले देश में लोगों को अपनी भाषाओं और बोलियों में जानकारी और ज्ञान उपलब्ध कराना जरूरी है। हैदराबाद में नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग और मशीन ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर सारा के प्रदर्शन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने भाषाओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि कोई प्राचीन भाषा के लुप्त होने पर वो अपने साथ संपूर्ण संस्कृति और इतिहास भी ले जाती है, क्योंकि भाषा अपने अंदर इतिहास और समाज के रूप में हमारे विकास को दिखाती है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने नागरिकों को शिक्षित और सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें उन बाधाओं को दूर करना होगा जिनका वे सूचना हासिल करते समय सामना करते हैं। According to 2011 census, there are total 121 languages spoken by more than 10,000 people each in India. Thus, linguistic diversity is thus very much part of our lives. Internet is an unlimited source of interesting, important and useful information that can be accessed free of cost. But it is also true that all this information is not available for consumption and use of the people in a language of their choice. That's the problem. और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस और सरकार के आलोचकों पर निशाना साधा है। उन्होंने राफेल से लेकर जज लोया केस और सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर सरकार पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी नहीं चाहते और ऐसे लोग सरकार के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसे लोग विकास कार्यों में कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं, चाहे वो 10% आरक्षण देने की बात हो, आधार, नोटबंदी, जीएसटी, सीबीआई विवाद, आरबीआई और सरकार के संबंध, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट और बिना किसी मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट ही हो या फिर जज लोया केस हो। एनआईए ने आतंकवादी संगठन आईएस से प्रेरित समूह के खिलाफ अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने 12 जनवरी को हापुड़ से मोहम्मद अब्सार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार संदिग्धों पर आरोप है कि ये समूह दिल्ली और उत्तर भारत में आत्मघाती हमले और धमाके करने की योजना बना रहा था। एजेंसी ने पिछले साल 26 दिसंबर से लेकर अब तक इस संबंध में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए। और पंचकूला स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। राम रहीम के साथ उसके 3 अन्य सहयोगियों को भी उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। ये सजा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सुनाई गई। पंचकूला स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राम रहीम रेप के मामले में पहले से ही 20 साल की सजा काट रहा है। और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा
कि किसी भी तरह का उत्पीड़न दुर्भाग्यपूर्ण है और लैंगिक उत्पीड़न तो सबसे बुरा है। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न समानता, जीवन, स्वाधीनता और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान में इसके लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए महासचिव ने इस मुद्दे पर कई अहम सवाल उठाए। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न विषय पर राज्यसभा सचिवालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों को इस विषय पर अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए इससे जुड़े कानून की तमाम बारीकियों पर चर्चा हुई। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक कानून को लेकर संसद परिसर में इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट की मदद से हुए इस आयोजन में तमाम मसलों पर खुलकर चर्चा हुई। राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए काम की जगह में सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित बनाना जरूरी है। Improvements in education and employment scenario, millions of women are joining the country's workforce, as I said in the beginning. Sexual harassment at workplace violates women's right to equality, life, and liberty. Increasing incidents of sexual harassment reflect a deep-seated and continued gender bias at the workplace and highlights the reality that majority of the employees are poorly equipped to effectively handle such instances. महासचिव राज्यसभा ने समाज की मानसिकता और जमीनी हकीकत के साथ कई अहम तथ्यों को उठाया। आधिकारिक आंकड़ों के साथ उन्होंने कहा कि 2014 से बीते 4 सालों में कुल 2535 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। 2018 में 7 महीनों में 533 मामले दर्ज हुए, लेकिन बहुत से मामलों में महिलाएं आगे आने से कतराती भी हैं। According to this is a survey conducted by the Indian National Bar Association in 2017, as many as almost 70% women said that they did not report sexual harassment by superiors because they feared repercussions. I believe that where women employees fear reporting any incidents of sexual harassment, it reflects poorly about the gender sensitivity of that particular organization. महासचिव राज्यसभा ने यह भी कहा कि राज्यसभा सचिवालय में बेहतर काम के वातावरण के नाते महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है, जबकि राज्यसभा टीवी में 44 महिला कर्मचारी हैं। यहां विधिवत आईसीसी का गठन भी हुआ है और इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से दोनों जगहों को मिलाकर अब तक केवल 4 मामले दर्ज हुए हैं। In our practice, we take person as a male, not as a female. So when I stand before a person and look at her or him in a manner which is very uncomfortable for her or him, from the sexual angle, not because I'm making a very bad face and I'm doing like, no, it's not like that. It's something else which one can feel. That is sexual harassment. इस वर्कशॉप में राज्यसभा सचिवालय के विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राज्यसभा टीवी के प्रोफेशनल्स ने भी हिस्सा लिया। वर्कशॉप शुक्रवार को भी जारी रहेगी। अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।